पिज्ज़ा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या परफेक्ट पिज्ज़ा सिर्फ ओवन में ही बन सकता है या फिर हमारी देसी कढ़ाई भी कर सकती है कमाल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो अलग अलग तरीकों से बने पिज्ज़ा का मुकाबला। मतलब आज मैं कढ़ाई और ओवन दोनों में पिज्ज़ा तैयार करने वाली हूँ और हर एक बारीक से बारीक ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब देखना ये है कि क्या कढ़ाई वाला पिज्ज़ा ओवन में बने पिज्ज़ा को टक्कर दे पाएगा। स्वाद, टेक्सचर और मज़ेदार ट्विस्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज फैसला आपको करना होगा कि कौन सा पिज्ज़ा बेहतर बना। और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा कि आपको कौन सा पिज्ज़ा बेहतर लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सोनी लिशियस किचन में। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधा कप वाले मेजरिंग कप से पानी एक बाउल में लिया है। 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून मैदा को पानी में घोल लिया है। पानी गुनगुना होना चाहिए, ना तो गर्म हो और ना ही ठंडा। बस इतना गुनगुना पानी चाहिए जिसे उंगली से जब चेक करें तो हल्का सा फील हो कि पानी गुनगुना है। पानी अगर अधिक गर्म होगा तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। इस पानी में 2 टीस्पून भरकर एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट इसमें डालकर मिला दिया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक तो मैंने एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया है, ना कि इंस्टेंट ईस्ट का। और दूसरी बात यह है कि जो ईस्ट मैंने लिया है वह एकदम नया है, कल ही बाई किया है, क्योंकि बहुत दिनों तक रखा हुआ ईस्ट खराब हो जाता है, काम नहीं करता है। ईस्ट अगर खराब है तो ये आपकी डिश को भी खराब कर देगा। रखा हुआ ईस्ट अगर एक्टिवेट ना हो तो भूल कर भी इस्तेमाल मत करना। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे एक्टिवेट होने के लिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं ईस्ट एक्टिवेट हुआ या नहीं। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से एक छाता सा बनकर तैयार हो गया है। इसका मतलब हमारा ईस्ट बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसे जल्दी से मैदा में मिलाकर डो तैयार कर लेते हैं। जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रहा था तब तक मैंने 2 कप मैदा भी छान कर रख ली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 2 पिज्ज़ा बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कप मैदा ली है। आपको अगर एक ही पिज्ज़ा बनाना है तो 1 कप मैदा ले लेना। मैदा में आधा चम्मच नमक ऐड करके इसे गूंथ लेंगे। इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे तब तक गूंथते जाएंगे जब तक पूरा मैदा एक साथ बन नहीं जाता है। जब डो तैयार हो जाए तब थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होगी। एक बड़ी सी थाली लेकर उसमें डो को स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसे सॉफ्ट करेंगे। शुरुआत में डो हाथों में चिपक सकता है, लेकिन थोड़ी देर में यह चिपकना बंद हो जाएगा। अगर डो ज़्यादा ही गीला हो गया है तो फिर सूखी मैदा से 1-2 बार डस्टिंग कर लो, उसके बाद स्ट्रेच करो। जितना अच्छे से मैदा को आप स्ट्रेच कर लोगे, पिज्ज़ा का बेस उतना ही सॉफ्ट तैयार होगा। आपको एक टेस्टी पिज्ज़ा बनाना है तो इस टाइम आपको मेहनत तो करनी होगी। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, वरना मैं आपके साथ जरूर शेयर करती। अपनी हथेली के पिछले हिस्से से इसे प्रेस करके आगे की तरफ हथेली को मूव करते जाएंगे। अभी देखिए, जब डो को इस तरह से स्ट्रेच करके देखेंगे तो इसमें ऐसी लेयर्स दिखेंगी। बस अब अपना काम होने वाला है। डो में इसी तरह की लेयर्स होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे। जब डो एकदम से स्मूथ हो जाए तब इसे ऊपर से खींच कर नीचे की तरफ लॉक कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऐसा कोई भी ऑयल जिसमें किसी भी प्रकार की स्मेल ना हो, उसे बाउल की तली में और डो के ऊपर लगा देंगे। ऑयल लगाने से डो के ऊपर पपड़ी नहीं बनेगी, बाउल में भी चिपकेगा नहीं। अब इस डो को ऐसी जगह पर रख देंगे जो हल्की गर्म रहे, जैसे ओवन को बिना चालू किए उसके अंदर रख सकते हैं या फिर किसी कबोर्ड में रख सकते हैं।
इसे 2 घंटे के आसपास टाइम देना होगा फर्मेंट होने के लिए। आजकल सर्दियों का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है फर्मेंट होने में। गर्मियों में तो 1 घंटे से भी कम टाइम में यह फर्मेंट हो जाता है। जब यह अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो यह साइज में कम से कम डबल तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 घंटे के बाद यह कैसा हुआ। ये देखिए दोस्तों, यह कितना अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। बाउल के ऊपर से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी जाली तैयार हो गई है हमारे मैदा के डो में। इसमें इतनी एयर भर चुकी है कि ये डबल तो नहीं बल्कि 4 गुना कम से कम हो गया है। अब इसके अंदर की एयर हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। हाथ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे पंक्चर कर देंगे। बाउल से बाहर निकालकर इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल देंगे। कुछ लोग इसे फिर से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से स्ट्रेच करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैंने कई बार इसी तरह से पिज्जा बनाया है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब चूंकि मैंने 2 पिज्जा तैयार करने के लिए डो लगाया है, इसलिए इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लूंगी। एक भाग को लेकर चारों तरफ से प्रेस करते हुए इसे एक बड़ी सी रोटी का शेप दे देंगे। इसको बड़ा करने के लिए बेलन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यह बिना बेलन के भी रोटी जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अपने इस पिज्जा को इस स्टैंड पर प्लेस कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा चारों तरफ से प्रेस करके इसके साइज के अनुसार बड़ा कर दूंगी। मैं पिज्जा बनाने के लिए माइक्रोवेव के साथ मिले हुए इस स्टैंड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके ऊपर प्लेट जैसी बनी हुई है जिसमें आसानी से पिज्जा बन जाता है। पिज्जा को हम कन्वेक्शन मोड पर बनाते हैं, इसलिए स्टील की प्लेट में भी बना सकते हैं। इसको सूखी मैदा के साथ डस्टिंग कर लेंगे। इस पर रिफाइंड ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सूखी मैदा की डस्टिंग कर लेने से पिज्जा प्लेट पर चिपकेगा नहीं। इसके बाद एक फॉर्क लेकर पिज्जा के ऊपर छेद बना देंगे। इससे हमारा यह पिज्जा बेस रोटी की तरह फूलेगा नहीं। छेद नहीं करेंगे तो यह इतना फूल जाएगा कि सारा बटर और चीज़ बाहर गिर जाएगा। इसके बाद इस पर पिज्जा सॉस की एक लेयर लगा देंगे। पिज्जा सॉस मैं रेडीमेड यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो इस पर टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हो, लेकिन पिज्जा सॉस जरूर लगाना, तभी पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगेगा। इसके बाद इस पर एक लेयर चीज की लगा देंगे। अब अपनी मनपसंद सब्जियों से पिज्जा को अच्छे से सजा देंगे। सब्जियां जो भी आपको पसंद हो उनका इस्तेमाल करें। इसमें मैं टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और कुछ पनीर क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले सारी सब्जियों को अरेंज कर लिया है, उसके बाद पनीर क्यूब्स को बीच बीच में रख दिया है। इसके बाद कुछ पीसेस बटर की भी रख दी हैं। बटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना भी यूज करो, लेकिन अगर बटर को यूज करो तो कोशिश करना कि पिज्जा के किनारे साइड पर बटर के पीसेस ना हो, वरना यह पिघलकर नीचे की तरफ बह जाएगा। पिज्जा को सजाने के लिए मैंने पूरे 10 मिनट लिए हैं, क्योंकि इस बीच मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। माइक्रोवेव को प्री हीट करना है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। पिज्जा बेस के साइड में ब्रश से थोड़ा थोड़ा दूध लगा दिया है। दूध लगाने से पिज्जा बेस के किनारों पर कलर अच्छा आएगा। दूध की जगह बटर भी पिघलाकर लगा सकते हो। अब लास्ट में इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज डाल दिया है। अब पिज्जा पूरी तरह रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। माइक्रोवेव में उठाकर इसे सावधानी से रख देंगे। माइक्रोवेव गर्म है, आपके पास अगर ग्लव्स हों तो ज़रूर पहन लें। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। माइक्रोवेव को ऑन कर देंगे कन्वेक्शन मोड पर और टेम्परेचर को सेट कर देंगे 180 डिग्री पर। इसके साथ ही टाइमर लगा दिया है 25 मिनट का। 25 मिनट में पिज्जा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में चेक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि टाइम पिज्जा की साइज पर भी डिपेंड करता है। पिज्जा जलने ना पाए इससे पहले बाहर निकाल लेना।
अब जब तक यह पिज्जा बनकर तैयार हो रहा है तब तक कढ़ाई में भी पिज्जा बनने के लिए रख देती हूँ। कढ़ाई में पिज्जा बनाने के लिए कढ़ाई को भी पहले प्री हीट करना पड़ता है। कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस को हाई फ्लेम पर सेट कर देंगे। अगर भारी तले वाली कढ़ाई है तो ही हाई फ्लेम पर सेट करना है, नहीं तो मीडियम फ्लेम पर ही रखना। मेरी ये पुरानी कढ़ाई है जिसे मैं अक्सर बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भारी तले की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो उसकी तली जलेगी नहीं। कढ़ाई की तली में नमक या बालू डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई जाली या कटोरी रख दो, बस एक ढक्कन इसके ऊपर रख दो और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने दो। जैसे मैंने पहला वाला पिज्ज़ा तैयार किया था वैसे ही एक और पिज्ज़ा तैयार कर लिया है। इसमें कुछ सब्जियां कम डाली हैं। इसमें टमाटर और गाजर का इस्तेमाल नहीं किया है, बाकी बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है जैसे ओवन वाले पिज्ज़ा को किया था। इस पिज्ज़ा को मैं बना रही हूँ स्टील की प्लेट में। मेरे पास इस साइज में कोई नॉन स्टिक बर्तन नहीं था, इसलिए इसे स्टील की प्लेट में ही बना ले रही हूँ। स्टील की प्लेट में पिज्ज़ा चिपकने का डर रहता है, लेकिन सूखी मैदा की डस्टिंग अच्छे से कर दी थी तो चिपकना तो नहीं चाहिए। बनने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। इस पिज्ज़ा को ले जाकर कढ़ाई में रख देंगे और गैस को सेट कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। कढ़ाई में पिज्ज़ा बनने में ओवन के कंपैरिजन में 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा पिज्ज़ा बनकर तैयार होता है। आपको दोनों पिज्ज़ा एक साथ रखकर दिखाऊंगी, तब दोनों का डिफरेंस सही से पता चलेगा। अभी 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। पिज्ज़ा में बटर पूरी तरह मेल्ट हो चुका है, कुछ बटर किनारे की तरफ आ गया है। इस पिज्ज़ा के बेस पर मैंने बहुत सारे छेद कर दिए थे, लेकिन बीच में इसमें पनीर बहुत ज़्यादा रख दिया था, इसलिए ये बीच में ऊंचा है। अब हमारा ओवन वाला पिज्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है। इसको बनने में 25 मिनट ही लगे हैं। मैं आपको अभी ओवन के अंदर ही दिखा देती हूँ कि यह कैसा बना। जब कढ़ाई वाला पिज्ज़ा भी रेडी हो जाएगा तब दोनों को एक साथ बराबर पर रख कर दिखाऊंगी, तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ओवन के अंदर ये रेड कलर दिख रहा है, लेकिन यह एक्चुअल में रेड कलर का नहीं है। ओवन की लाइट की वजह से रेड दिखाई दे रहा है। कढ़ाई वाला पिज्ज़ा भी रेडी हो चुका है। अब दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा ओवन में तैयार किया हुआ पिज्ज़ा। एकदम परफेक्ट कलर आया है और स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है कि बच्चों को तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। और ये रहा कढ़ाई में तैयार किया हुआ पिज्ज़ा। इसका ऊपर की तरफ से लाइट कलर आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कढ़ाई में जब पिज्ज़ा बनता है तो इसमें हीट नीचे की तरफ से आती है, वहीं ओवन में हीट चारों तरफ से एक समान लगती है। कढ़ाई में नीचे की तरफ से थोड़ी ज़्यादा हीट लगती है। मेरे पास पिज्ज़ा कटर नहीं था तो मैंने इसे थोड़ी सी जद्दोजहद के साथ चाकू से काट लिया है। इसके बाद इन पर ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। इस तरह हमारे दोनों पिज्ज़ा बनकर तैयार हैं। कैमरे के पास से एक पीस मैं आपको पहले ओवन में बना हुआ पिज्ज़ा दिखा देती हूँ। देखिए, बेस भी अच्छी तरह से राइस हुआ है और एकदम सॉफ्ट भी है। और ये है कढ़ाई में बना पिज्ज़ा। इसका बेस भी अच्छी तरह से राइस हुआ है और सॉफ्ट भी है, लेकिन माइक्रोवेव में जो पिज्ज़ा बना है यह देखने में अधिक अच्छा लग रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पिज्ज़ा पसंद आया और अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। रेसिपी अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।